हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्ब्रिज कैरियर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री में वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। पिछले लेक्चर में हमने एटॉमिक मास के बारे में सीखा था और लास्ट में मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद करने के लिए कहा था, जो आपको सेंड भी किए थे, वो आपने ठीक से याद कर लिए होंगे। देखिएगा, उनको आज यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं आज मॉलिक्यूलर मास। तो टॉपिक हमारा है मॉलिक्यूलर मास। तो देखो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन बिल्कुल ही आसान है कि एक किसी भी मॉलिक्यूल में, चाहे वो कंपाउंड का हो चाहे वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो, ठीक है, हम पहले ही सीख चुके हैं कि अगर वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल है तो उसमें जो एटम है वो सेम होंगे, और अगर वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है तो उसमें अलग अलग तरह के अलग अलग एलिमेंट के जो है वो एटम होंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? देखो, आप किसी भी एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है सभी के एटॉमिक मास का सम अगर करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर इसको डिफाइन करें सिंपल वे में तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। कि एक एलिमेंट या कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं सभी के एटॉमिक मास का अगर सम कर दें, सभी के एटॉमिक मास को जोड़ दें, तो जो मास आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। देखिएगा स्टूडेंट्स, एग्जांपल में हम समझते हैं इसको कि सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए कि हम मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं H2O का। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, चलो पहले O2 का ले लीजिए, O2। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो, आप ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, H2O लिखता तो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता। देखो, एलिमेंट का ये मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एलिमेंट का। अब इसमें अगर अपन मॉलिक्यूलर मास निकालें तो इसके कितने एटम है एक मॉलिक्यूल में? 2 एटम। तो 2 एटम का जो एटॉमिक मास है उसको अपन जोड़ देंगे और आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, यानी कि इज इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इज इक्वल टू 2 इंटू ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 16U। मैंने पहले आपको सेंड कर चुका हूँ लिखकर कि एटॉमिक मास आपको याद करने हैं। जिन जिन के मैंने बताया उनके तो कम से कम आप याद करने हैं, और बाकी के आपको क्वेश्चंस में दे देगा अगर पूछेगा तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 16U। ठीक है, अभी हम ग्राम वगैरह कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, अपन ग्राम की अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, 16U, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 32U। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल से हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगर देखो और एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। अगर हम H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। पहले इनका अपन मास जोड़ देंगे और ऑक्सीजन का, सभी का एटॉमिक मास को हमको जोड़ना है। 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसे से हम जोड़ देंगे तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना है बताओ? 1। कितना होता है? 1.008 होता है, तो उसको आप जनरली 1 आप मान सकते हैं। तो 1U प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16U। तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ? 18U। इस तरह से हम H2O का मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। सिंपल, हमको एटम्स के जो एटॉमिक मास है उसको जोड़ना है और इस तरह से मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देखिएगा आगे, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। मॉलिक्यूलर मास, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि केमिस्ट्री में बार बार जो है वो काम आएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अगर आपको CO2 को निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है? 12U, या एग्जैक्टली लिखे तो 12.011U प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन कितना हो गया? 16U। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 12, और ये कितना? 32 हो गया, तो ये आएगा 44 प्लस 0.011U। ठीक है, इसे से आ जाएगा ये CO2 का मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट 14 आप 44 मान सकते हैं। ठीक है,
चलिए फिर निकालते हैं अपन मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। चलो अगला अपन एक और करते हैं छोटा सा, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, 6 इंटू एटोमिक मास ऑफ कार्बन, 12 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और 6 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे निकालेंगे हम। 6 इंटू एटोमिक मास ऑफ कार्बन, 6 इंटू एटोमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 12 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 6 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए आप जोड़ दीजिए, 6 इंटू एटोमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 12U प्लस 12 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1U प्लस 6 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16U, ठीक है, इज इक्वल टू 12 6 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 प्लस 72U प्लस 12 इंटू 1 कितना हो गया 12U प्लस 6 इंटू 16 कितना हो गया 96U। सबको अपन ऐड कर देंगे, 6 2 8 10, ठीक है, 9 1 17 18, तो कितना आ जाएगा बताओ 180U। इससे से हम सिंपली हम निकाल सकते हैं कि भाई किसी का भी मोलिकुलर मास सिंपली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आप सभी समझ गए होंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं फॉर्मूला मास की। आगे हम बात करते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास देखिएगा, फॉर्मूला मास, अच्छा फॉर्मूला मास निकालने की क्या जरूरत पड़ गई, मोलिकुलर मास से क्यों नहीं काम चला, देखिएगा पहले सीखते हैं अपन इसको। फॉर्मूला मास, देखो स्टूडेंट्स, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड, उनको फॉर्मूला यूनिट्स की फॉर्म में उनका जो फॉर्मूला लिखा जाता है, रिप्रेजेंट उनको करते हैं। क्यों करते हैं समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम अगर H2O के मॉलिक्यूल को या CO2 के मॉलिक्यूल को अपन देखें, तो ये मान लीजिए कि CO2 का मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये CO2 का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ये CO2 का तीसरा मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो वीक सा एक फोर्स होता है, वान डेर वाल फोर्स होता है, अपन पढ़ेंगे आगे। तो इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है, ये मॉलिक्यूल अपना अलग है, ये मॉलिक्यूल अपना अलग है, ठीक है। तो हम सिंपल मॉलिक्यूलर मास की हम बात कर सकते हैं कि भाई एक पार्टिकल जो हो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में है और हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। अब देखो आयनिक कंपाउंड में बच्चों ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो अपने पास में कॉमन एक टेबल सॉल्ट है, मान लीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक NaCl के पार्टिकल को दूसरे NaCl के पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है, ऐसा आयनिक कंपाउंड में नहीं होता है। बल्कि आयनिक कंपाउंड में एक 3D नेटवर्क वाली स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक आयन जो है वो कई आयन से जो वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। मैं आपको दिखाऊं NaCl में, तो एक सोडियम एटम, एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड रहता है। एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयंस से सराउंडेड रहता है। आप देखिएगा, मतलब सोडियम आयन ने इस क्लोराइड आयन से भी आयनिक बॉन्ड बना रखा है, इससे भी बना रखा है, इससे भी, तो 6 से बना रखा है। सिमिलरली एक क्लोराइड आयन जो है वो भी 6 सोडियम आयंस से सराउंडेड रहता है। एक क्लोराइड आयन भी किससे बताओ 6 सोडियम आयन से सराउंडेड रहता है। और इस तरह से इसकी 3D में क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। अब आप देखो इसको, अगर एक सोडियम एक से ही आयनिक बॉन्ड बनाता तो हम इसको भी मॉलिक्यूल कह देते, लेकिन है क्या बताओ कि एक सोडियम जो है वो 6 से बना रखा है आयनिक बॉन्ड, तो किसको बोले NaCl, इसको NaCl बोले, इसको NaCl का मॉलिक्यूल बोले, इसको बोले, तो किसी को भी नहीं बोल सकते। ऐसे ही एक क्लोराइड आयन भी 6 सोडियम आयनों से आयनिक बॉन्ड बनाए हुए हैं, है ना। सभी क्लोराइड आयन 3D में होता है नहीं ये नेटवर्क, है ना। तो सभी सोडियम आयन भी 6 क्लोराइड आयन से बॉन्ड बना रखे हैं और सभी क्लोराइड आयन भी 6 सोडियम आयन से बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। सोडियम भी 6 Cl से और Cl भी 6 सोडियम से। लेकिन
अगर पूरे क्रिस्टल में अपन देखें तो जितने सोडियम आयन होंगे उतने ही क्या होंगे, क्लोराइड आयन। जितने सोडियम आयन होंगे उतने ही क्या होंगे, क्लोराइड आयन। तो हम ये कह सकते हैं कि एक के लिए एक है, कि ये कह सकते हैं भाई एक सोडियम आयन के लिए एक क्लोराइड आयन वहां पर मौजूद है। मतलब पूरे क्रिस्टल में मान लो 1000 सोडियम आयन है तो वहां पर 1000 ही क्या होंगे बताओ, क्लोराइड आयन होंगे। इसका मतलब एक सोडियम आयन के लिए एक क्लोराइड आयन है। मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, एक के लिए एक NaCl। इसीलिए इसको फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। एक के लिए एक लिखते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला यूनिट। अगर यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड होता तो एक मैग्नीशियम के लिए 2 क्लोराइड आयन जो है वो होंगे। मतलब पूरे क्रिस्टल में अगर देखेंगे तो अगर 50 मैग्नीशियम के आयन है तो वहां पर 100 क्लोराइड आयन होंगे। तो वहां पर एक मैग्नीशियम के लिए 2 हो जाएंगे और हम लिखते हैं MgCl2। क्यों? क्योंकि पूरा जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब जिसमें जितना उसमें कैटायन हो उतना ही क्या होता है, उसमें एनायन होता है। ठीक है, क्योंकि एक एक चार्ज है तो एक प्लस के लिए एक क्या होगा, माइनस होगा। तो इसलिए फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं अपन, फॉर्मूला यूनिट। तो आयनिक कंपाउंड को फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ठीक है, तो इनके लिए अपन क्या निकालते हैं, फॉर्मूला मास निकालते हैं। अच्छा, मास निकालने का तरीका तो वही है, जो मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका था वही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर हुआ है, इतना ही काम हुआ है। और इलेक्ट्रॉन के निकलने से या जुड़ने से एटॉमिक मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास न्यूक्लियस में माना जाता है। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हल्का होता है स्टूडेंट्स, बहुत हल्का होता है। और इतना ज्यादा हल्का होता है कि उसके मास को हम नेग्लिजिबल ही मान लेते हैं। और यही मानते हैं कि एक एटम का जो पूरा मास है वो उसके कहाँ होता है बताओ, न्यूक्लियस में ही होता है। एक एटम का पूरा मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। और बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनका मास नेग्लिजिबल मानते हैं, कि मानते ही नहीं है उनके अंदर मास है। चलिए ठीक है, हालांकि मास होता है लेकिन एटॉमिक मास में उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, वो इस तरह से है कि मतलब 10,000 में अगर एक जोड़ दें, 10,000 में एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 10,001। अब मैं आपसे पूछूं कि 10,000 और 10,001 में क्या अंतर है, तो कोई अंतर नहीं है, मतलब ये नेग्लिजिबल है। ठीक है, इस तरह की बात अपन कर रहे हैं। चलिए अपन देखते हैं आगे। एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां पर। तो फॉर्मूला मास क्या होगा कि एक फॉर्मूला यूनिट में जितनी भी कैटायनिक और एनायनिक यूनिट है उनका जो मास है उसका सम हम क्या निकालेंगे बताओ, उसको क्या कहेंगे अपन, फॉर्मूला मास। तो देखो आप, जैसे मैं कहूँ आपसे कि भाई फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, तो कितना होगा कि मास ऑफ Na प्लस यूनिट प्लस मास ऑफ Cl माइनस यूनिट। हम क्या निकालेंगे बताओ, मास ऑफ Na प्लस यूनिट प्लस मास ऑफ Cl माइनस यूनिट। तो Na प्लस का मास, अच्छा सोडियम का मास कितना होता है 23U, तो सोडियम प्लस का भी कितना होगा 23U। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से निकलने से मास पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये कितना आएगा बताओ 23U प्लस मास ऑफ Cl माइनस, तो वो कितना होता है 35.5U। दोनों को हम जोड़ देंगे और 58.5U आ जाएगा। तो कैलकुलेट तो वैसे ही होगा जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था, लेकिन इसको बोलेंगे अपन क्या बताओ, फॉर्मूला मास। चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए आप कैल्शियम क्लोराइड का निकालें या मैग्नीशियम क्लोराइड का निकालें तो जोड़ देंगे। जैसे मान लो आप निकाल रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम यूनिट का मास तो वो कितना होता है 24 प्लस 2 इंटू क्लोराइड यूनिट का मास, तो वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 35.5, तो ये हो जाएगा 71। तो 71 प्लस क्या कर देंगे बताओ 24, तो कितना आ जाएगा 95। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला मास है वो कितना आ जाएगा बताओ 95U। ठीक है, इससे अपन सिंपली अपन निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिएगा आगे। मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। और टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट, है ना। क्या टॉपिक का नाम है बताओ, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कैलकुलेशंस हैं वो पूरी की पूरी मोल कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड रहेंगी। इसको बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। ध्यान देखिए, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। जैसे हम 1 डज़न थिंग्स किसको बोलते हैं बताओ, 12 थिंग्स।
मतलब 1 दर्जन वस्तुएं किसको बोलते हैं, 12 वस्तुओं को अपन क्या बोलते हैं, 1 दर्जन। उसी तरह से 1 स्कोर बोलते हैं 20 वस्तुओं को, 20 वस्तुओं को अपन क्या बोलते हैं, 1 स्कोर। इसी तरह से 1 ग्रोस बच्चों हम बोलते हैं 144 वस्तुओं को अपन क्या बोलते हैं, बताओ, 1 ग्रोस। ठीक है। ठीक इसी तरह से साइंटिस्ट ने बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, मतलब पार्टिकल, मतलब एक सब्सटेंस के छोटी सी मतलब क्वांटिटी के अंदर देखेंगे तो पार्टिकल की नंबर बहुत ज्यादा होगी, अरबों खरबों के अंदर पार्टिकल्स होंगे, तो उतने ज्यादा पार्टिकल अरबों खरबों से भी ज्यादा होंगे, तो उतने ज्यादा पार्टिकल उतनी बड़ी नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे तो वो अनईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो अनईजी, एक बोर्ड पूरा वहां पर भर जाएगा। ठीक है। तो वो अनईजी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक बड़ी नंबर के पार्टिकल को यूनिट मान लेते हैं। जैसे अपन ने 12 को 1 मान लिया, 1 दर्जन मान लिया, 20 को 1 स्कोर मान लिया, 144 को हमने 1 ग्रोस मान लिया, वैसे ही एक बड़ी नंबर को, जिसके अपन पहले ही बात कर चुके हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतनी बड़ी नंबर को साइंटिस्ट ने 1 मोल मान लिया। इस नंबर को हमने क्या मान लिया, बताओ, 1 मोल मान लिया। ठीक है। और इस नंबर को कहा गया एवोगैड्रो नंबर। इसको अपन क्या बोला गया, इसको एवोगैड्रो नंबर। तो ये एवोगैड्रो बच्चों साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है। तो उसी के ऑनर में इसको क्या बोला गया, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। अब सुनो, आप इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। A फॉर एवोगैड्रो, कैपिटल A लिखेंगे हमेशा, कैपिटल A लिखेंगे यहाँ पर। A फॉर एवोगैड्रो साइंटिस्ट के को रिप्रेजेंट करता है, और N फॉर नंबर, एवोगैड्रो नंबर कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। थिंग्स को क्या बोला गया, 1 मोल थिंग्स। ठीक वैसे ही जैसे इनको हमने यूनिट माना, वैसे इतनी बड़ी पार्टिकल्स की इतनी बड़ी नंबर को क्या मान लिया, एक यूनिट मान लिया, उसको 1 मोल नाम दिया गया। ठीक है। चलिए, ये तो आप समझ गए होंगे। अब आपके सामने एक सवाल आ गया होगा कि भाई इसी नंबर को 1 मोल क्यों माना गया, इसी नंबर को 1 मोल क्यों माना गया। तो इसको अपन यहां पर सीखते हैं कि ओरिजिन ऑफ एवोगैड्रो नंबर, कि ये नंबर आई कहां से, इसको अपन क्लियरली सीखते हैं यहां पर। चलिए ठीक है, देखिएगा अपना जो अगला टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है आपका ओरिजिन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। टॉपिक का नाम है ओरिजिन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कहाँ से आई। ठीक है, चलो सीखते हैं। बताओ मुझे कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना हमने माना था, 12U। कितना था बताओ, 12U। देखिएगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना मान लिया, 12U। तो देखो आप, साइंटिस्ट ने क्या किया, इस 12U जो यूनिफाइड मास था इसी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। इसी यूनिफाइड मास को किस में कन्वर्ट कर दिया बताओ, ग्राम में। ठीक है, तो और इसको बोला गया ग्राम एटॉमिक मास। तो साइंटिस्ट ने क्या किया इसको, क्योंकि हमको देखो यहाँ पर वेट की बात हो रही है ना, तो वेट तो ग्राम में, किलोग्राम में, इसमें ही तो होगा, यूनिट तो वेट की यही होती है। अब U का क्या मतलब है, तो साइंटिस्ट क्या किया, U को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और फिर बोला कि देख लेते हैं कि 12 ग्राम में कितने इसके पार्टिकल हैं। भाई एक पार्टिकल का एटॉमिक मास अपन बात करें तो 12U होगा। ठीक है, अब इसको अपन ग्राम में चेंज कर दें। अब 12 ग्राम एक कार्बन के एटम का तो हो नहीं सकता, वो तो दिखता भी नहीं है। तो देखिएगा आप, तो इसको अपन ने क्या किया, ग्राम में जब कन्वर्ट किया गया तो उसको बोला गया ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोला गया इसको, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम हो गया कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखना यह था कि 12 ग्राम में कार्बन के पार्टिकल्स कितने हैं। क्या देखना था कि 12 ग्राम में कार्बन के एटम कितने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से जब कार्बन का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया तो वो कितना आया बताओ, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम कैलकुलेटेड बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। पहले कह चुका हूं कि ये टेक्निक से कैलकुलेट किया गया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। इस टेक्निक से जब कैलकुलेट किया गया कि भाई कार्बन के एक एटम का जो मास है वो कितना होता है, इज इक्वल टू होता है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, कितना होता है
1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। तो ये कार्बन के एक एटम का मास है, ठीक है। और कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना है बताओ, 12 ग्राम। तो हम निकाल सकते हैं कि भाई 12 ग्राम में एटम कितने हैं, क्या निकाल सकते हैं बताओ, 12 ग्राम में एटम कितने हैं। तो देखो कैसे निकाला गया कि देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 एटम। कितना आ गया बताओ, ये 1 एटम। तो बताओ 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने एटम आएंगे, 1 अपॉन, इसको डिवाइड करेंगे 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 एटम्स, इतने आएंगे, ठीक है। और हमको किस में निकालने हैं कि भाई 12 ग्राम में कितने एटम है, ये निकालना अपन को। तो 12 ग्राम इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बताओ, 12 से। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 इंटू क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। तो जब इस को कैलकुलेट किया गया तो ये नंबर आती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो एक्चुअल में 12 ग्राम कार्बन में 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के एटम की नंबर होती है ये जो एवोगैड्रो नंबर होती है, ठीक है। तो यहां से ऐसे एवोगैड्रो नंबर को जो है वो कैलकुलेट किया गया और इसीलिए इसी को हमने क्या मान लिया, फिर 1 मोल मान लिया। इसी नंबर को क्या मान लिया बताओ, 1 मोल नंबर, ठीक है। चलिए, तो अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एवोगैड्रो नंबर कहां से आई बताओ, कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के एटम की नंबर को कैलकुलेट किया गया और वो नंबर कितनी आई, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और इसीलिए इस नंबर को क्या बोला गया, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब सुनो बच्चों, इसका क्या मतलब है। बच्चों कार्बन के लिए कैलकुलेट किया गया और बाकी सब के लिए मान लिया गया। सुनिए ध्यान से, कार्बन के लिए कैलकुलेट किया गया और बाकी सब के लिए मान लिया गया। मतलब 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के एटम कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन के एटम कितने मानेंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, उतने ही मानेंगे। 16 ग्राम ऑक्सीजन के जो एटम है उसमें एटम की नंबर कितनी होगी, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। चलिए, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल की नंबर कितनी होगी, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो कार्बन के लिए कैलकुलेट कर लिया और उसी एक 1 मोल को सबके लिए एवोगैड्रो नंबर के बराबर उसमें पार्टिकल मान लिए गए। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए, अब मैं सिखाता हूँ धीरे धीरे आपको आराम से। तो देखिए पहले तो 1 मोल का मतलब मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि भाई 1 मोल एटम कहूंगा तो बताओ कितने एटम, Na एटम। मैं किसकी बात कर रहा हूं, फिर Na एटम की बात कर रहा हूं। Na एटम मतलब कितने, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब मैं कहता हूं आपको कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, Na इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं कि भाई 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो मैं कितने मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, Na मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा आपको कि भाई 1 मोल रुपीज, मैं कितने रुपीज की बात कर रहा हूं, Na रुपीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको सबको 1 मोल का मतलब समझ गया। 1 मोल का मतलब ये नंबर से है। अब किसी के भी पहले अगर 1 मोल लगाएंगे तो इतनी नंबर में, मतलब आप देखिए 1 मोल चपातीज, 1 मोल रोटियां, तो कितनी रोटियां होगी, Na रोटियां होगी, Na चपातीज। मतलब किसी के भी पहले 1 मोल लगाने का मतलब, 1 मोल का मतलब कितनी नंबर में हो जाएगा, इतनी नंबर में हो जाएगा, मतलब Na हो जाएगा वो। मेरी बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये तो सब 1 मोल का मतलब क्लियरली आप समझ लीजिए। अब चलो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं आपको कि किस तरह से क्या माना गया। देखिएगा, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना था, 12U। साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको 12 ग्राम लिख दिया, एटॉमिक मास को 12 ग्राम लिख दिया। तो यहां पर ग्राम लिखने के बाद क्या बोलेंगे इसको, ग्राम एटॉमिक मास। तो इसमें पार्टिकल की नंबर कितनी आई, कार्बन के कितने एटम हो गए, Na एटम्स। कार्बन के एटम कितने हो गए 12 ग्राम में, Na एटम्स। इसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16U। इसको कन्वर्ट किया गया, आप कितना हो जाएगा बताओ, ये 16 ग्राम। तो इसमें पार्टिकल की नंबर कितनी होगी बताओ, कितने एटम होंगे इसमें, Na एटम। बताओ O2 का मोलिकुलर मास, ध्यान से समझिएगा। O2 का मोलिकुलर मास कितना होता है, 32U। अगर यूनिफाइड मास में लिखिए कितना होगा, 32U। अब ग्राम मोलिकुलर मास, जैसे
एटॉमिक मास से ग्राम एटॉमिक मास, वैसे मॉलिक्यूलर मास से क्या हो जाएगा बताओ, ग्राम ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास तो क्या हो जाएगा बताओ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 32 यू था तो कितना लिखेंगे इसको अपन, 32 ग्राम। अब 32 ग्राम में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की नंबर कितनी होगी, तो फिर से कितने मॉलिक्यूल होंगे बताओ, Na मॉलिक्यूल्स, कितने आएंगे बताओ, Na मॉलिक्यूल्स। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 32 Na मॉलिक्यूल्स। इस तरह से H2O का बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना था, 18U, कितना था बताओ, 18U। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया बताओ, 18 ग्राम, मतलब यूनिफाइड को अपने ग्राम लिख दिया। उसमें पार्टिकल की नंबर कितनी मानी फिर, Na, कितने होंगे, Na मॉलिक्यूल्स। H2 कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे इसमें, Na मॉलिक्यूल। तो मैं क्या कर रहा हूँ बार बार आपको कि कार्बन के 12 ग्राम में कैलकुलेट किया गया Na, इतने पार्टिकल आए एक्चुअल में, ठीक है, और बाकी सबके लिए कैलकुलेट नहीं किया गया, उनके यूनिफाइड मास को सीधे ही ग्राम में कन्वर्ट कर दिया और इतने ही नंबर में पार्टिकल मान लिए गए, ठीक है। अगर आप एटम की बात करते हो तो इतने एटम हो जाएंगे, आप मॉलिक्यूल की बात करते हो, मॉलिक्यूलर मास की बात करते हो इतने ग्राम में, तो इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, मेरी बात में। इसी से फॉर्मूला की बात करें अपन, अगर फॉर्मूला की बात करें तो बताओ NaCl का फॉर्मूला मास कितना था, अभी निकाला अपन ने 58.5U, इसको ग्राम में कन्वर्ट किया गया तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 50.85 ग्राम। ये फॉर्मूला मास, ये ग्राम फॉर्मूला मास, ये क्या हो जाएगा फिर, ग्राम फॉर्मूला मास। अब इसमें फॉर्मूला यूनिट्स की नंबर कितनी होगी बताओ, Na फॉर्मूला यूनिट्स कितनी आ जाएगी बताओ इसमें, Na फॉर्मूला यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह साइंटिस्ट ने जो है वो बाकियों के लिए मान लिया, कार्बन के लिए कैलकुलेट किया। चलिए अब पूरी कैलकुलेशन इसी तरह की इसी के ऊपर बेस्ड होती है ना, एवोगैड्रो नंबर पर ही बेस्ड होती है पूरी कैलकुलेशन, ठीक है। और अपन इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि Na एटम का मास कितना हो गया, 12 ग्राम, ऐसे ऑक्सीजन के Na एटम का मास कितना हो गया, 16 ग्राम, ऑक्सीजन गैस के Na एटम का Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो गया, 32 ग्राम, वाटर के Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो गया, 18 ग्राम, और ये जो NaCl की Na फॉर्मूला यूनिट्स का मास कितना हो गया, 58.5 ग्राम हो गया। इसका मतलब Na फॉर्मूला यूनिट्स का मास हो गया 58.5 ग्राम, ठीक है। इसे उसको इधर से इधर ही बोल सकते हैं, इधर से इधर भी बोल सकते हैं, अपन याद रखिएगा लेकिन उसको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की कैलकुलेशन सीखते हैं कि भाई कैसे करेंगे। अब देखिएगा एक टर्म है मेरे पास मोल क्वांटिटी, तो एक मोल क्वांटिटी किसको बोले, अब एक मोल क्वांटिटी, तो देखो आप किसी भी सब्सटेंस के एक मोल पार्टिकल की क्वांटिटी या एक मोल पार्टिकल का जो मास है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक मोल क्वांटिटी, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस की एक मोल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, किसी भी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी जिसमें पार्टिकल्स की नंबर उतनी है जितनी कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में कार्बन एटम की नंबर है, उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 मोल क्वांटिटी। देखो बच्चों मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ 1 मोल क्वांटिटी की, बिल्कुल धीरे धीरे आप इसको सीखिएगा, समझिएगा कि द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, the quantity of a substance which has number of particles exactly equal to the number of carbon atoms in 12 gram of C12 आइसोटोप, ठीक है। मतलब किसी की एक मोल क्वांटिटी उसकी वो क्वांटिटी है जिसमें पार्टिकल्स की नंबर उतनी है जितनी कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में कार्बन एटम की नंबर है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, 1 मोल क्वांटिटी। तो इस तरह से अपन 1 मोल क्वांटिटी को अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलर मास। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बताओ, मोलर मास। मोलर मास अब ध्यान से समझिएगा, मोलर मास तो आपको समझ गए होंगे कि एक मोल पार्टिकल की मास की अपन बात कर रहे हैं। मोलर मास का मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन, एक मोल पार्टिकल की मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। लिख देता हूं मैं, चलो आप सीखिएगा। द मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस
1 मोल पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, इज कॉल्ड मोलर मास। किसी भी पार्टिकल्स के, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल पार्टिकल का, 1 मोल पार्टिकल का मतलब कितना हो गया बताओ, Na पार्टिकल। 1 मोल पार्टिकल का मतलब कितना हो गया, Na पार्टिकल। तो उसका जो मास है वही क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास। अब सुनो आप, 2-3 टर्म आती है, ध्यान दीजिएगा। मोलर मास को किस किस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके सब्सटेंस के पार्टिकल एटम की फॉर्म में है तो आप उसको एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक मास, ये सब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग नहीं है, मतलब मैं कहूँगा कि भाई ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है। इन सब का एक ही मतलब है, ये सभी के सभी मोलर मास हैं। अब ग्राम फॉर्मूला मास लिखेंगे तो 1 मोल फॉर्मूला यूनिट का मास है, तो वो भी मोलर मास है। ग्राम मोलिकुलर मास लिखेंगे तो 1 मोल मोलिक्यूल्स का मास है, तो वो भी क्या है बताओ, मोलर मास है। और ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे तो 1 मोल एटम का जो मास है तो वो भी क्या है बताओ, मोलर मास। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अगर मान लो आयरन है, ठीक है, तो आयरन में क्या कहूँगा मैं, एटॉमिक मास की बात करूँगा, क्योंकि आयरन में जो पार्टिकल्स है वो क्या है, एटम है। तो आयरन कितना होगा, ये 56 ग्राम, 56 ग्राम होता है आयरन का एटॉमिक मास। तो इसको मैं आयरन का मोलर मास भी बोलूँगा, क्योंकि 1 मोल आयरन की एटम का मास है ये, और ये एटॉमिक मास भी है क्योंकि पार्टिकल एटम की फॉर्म में है। अब अगर मान लो मैं बात करूँ ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए जब तक मैं आपसे ये नहीं कहूँ ऑक्सीजन के एटम की बात नहीं करूँ, जब तक मैं आपसे ऑक्सीजन के एटम की बात नहीं करूं, जब तक आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ही समझना है। क्या समझना आपको, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। मैं कहूंगा आपसे कि भाई ऑक्सीजन का मोलर मास बताओ। अब मैंने ये नहीं कहा कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, कुछ नहीं बताया मैंने, ऑक्सीजन का मोलर मास बताओ। तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि ऑक्सीजन में होते क्या है। तो आप देखोगे भैया ऑक्सीजन में तो O2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम की फॉर्म में नहीं होती ऑक्सीजन। किसकी फॉर्म में होती है बताओ, O2 की फॉर्म में होती है जनरली नेचर में, मतलब रूम टेम्परेचर पे अपन बात करें, जनरली एग्जिस्ट किसकी फॉर्म में करती है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो आपको जब मोलर मास बोलूंगा तो आप फटाक से बताएंगे 32 ग्राम, आप 16 नहीं बोलेंगे। जब तक मैं आपको एटम शब्द का यूज ना करूं तब तक आप नहीं बोलेंगे। इसमें मेरे को यूज करना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल एटम की फॉर्म में ही है। तो मैं कहूंगा आपको आयरन का मोलर मास बताइए, तो आप मुझे बताएंगे 56 ग्राम। मैं कहूंगा आपको ऑक्सीजन का मोलर मास बताइए, तो आप मुझे बताएंगे 32 ग्राम, ना कि 16, ध्यान रखिए। मैं कहूंगा नाइट्रोजन का मोलर मास बताइए, तो नाइट्रोजन क्या होती है, N2 होती है, एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में होती है, नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसी को बताना है आपको। तो N2 क्या बताएंगे आप, 28 ग्राम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बताइए, अब मैंने बता दिया कि भाई एटम का बताना है, तब आपको जो है वो 14 बताना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ग्राम फॉर्मूला, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई NaCl का मोलर मास बताइए, तो ग्राम फॉर्मूला मास आप बताएंगे, फॉर्मूला यूनिट्स की फॉर्म में वो है, तो आप बताएंगे भाई NaCl का कितना होता है, 58.5 ग्राम होता है। तो मोलर मास बच्चों एक कॉमन टर्म होगी सबके लिए, ठीक है, सभी को आप मोलर मास कह सकते हैं, क्योंकि मोलर मास का मतलब क्या है, 1 मोल पार्टिकल का मास। और ग्राम फॉर्मूला मास भी किसका मास है, 1 मोल पार्टिकल का है। तो अगर फॉर्मूला यूनिट्स की फॉर्म में है तो मोलर मास को आप ग्राम फॉर्मूला मास भी कह सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो फिर आप इसको मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, और अगर पार्टिकल एटम की फॉर्म में है तो आप इसको एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आप बिल्कुल ही क्लियरली समझ गए होंगे कि भाई मोलर मास का क्या मतलब है, और ये तो तीनों तरह के अपन मास लिखते हैं, इनका क्या मतलब है। ये सिर्फ पार्टिकल की नेचर की फॉर्म में है कि एटॉमिक मास किसी का लिखते हैं तो इसका मतलब उसके पार्टिकल एटम की फॉर्म में है, जनरली कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसका क्या एटॉमिक, ऑक्सीजन का भी एटॉमिक मास लिख सकते हैं अपन लिखने को तो, लेकिन अब जब मैंने आपको बोला मोलर मास तो आप समझ जाएंगे भाई इसके तो मॉलिक्यूल होते हैं, तो आप मॉलिक्यूलर मास बताएंगे मुझे, मोलर मास, जब तक मैं आपको क्लियरली डिफाइन ना करूं, ठीक है। तो ये टर्म का आप खास ध्यान रखिए, जब भी मोलर मास टर्म का यूज किया गया है तो दिमाग में ये देखिए कि पार्टिकल कौन से हैं, वही मास आप मुझे बताएंगे। मैंने कहा आपसे कि मोलर मास ऑफ वाटर, तो आप वाटर में देखा कि वाटर में तो H2O के मॉलिक्यूल हैं, तो आप मॉलिक्यूलर मास मुझे बताएंगे। मैंने कहा कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो मुझे आप 1 नहीं बताएंगे, आप मोलर मास, आप देखेंगे भाई हाइड्रोजन में होता क्या है, तो मोलर मास मैंने पूछा है, मैंने ये तो कहा नहीं आपसे कि मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, ये तो कहा नहीं, मैंने कहा मोलर मास। तो आप सोचेंगे कि भाई हाइड्रोजन में क्या होते हैं, तो आप देखोगे हाइड्रोजन का फॉर्मूला तो H2 होता है, मतलब वो तो एक गैस है, H2 की फॉर्म में है। आप मुझे 2 बताएंगे, कितना बताएंगे आप मुझे, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना बताएंगे, 2 बताएंगे, ठीक है। तो मोलर मास टर्म में डिफाइन नहीं किया जाएगा, ठीक है, और इनके अंदर जो है वो क्लियरली अपन डिफाइन कर देंगे कि भाई मॉलिक्यूलर मास की बात करो तो मॉलिक्यूल का जो मास बताएंगे आप, ठीक है। इसमें आपको 1 मोल पार्टिकल का मास आपको बताना है, चलिए ठीक है।
अब सुनिए आप ध्यान से आगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन दूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मैंने क्वेश्चन क्या दिया आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक मैंने क्वेश्चन ये दिया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन कुछ भी मान लीजिए 16 ग्राम ऑफ हीलियम, 16 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। तो अब इन दोनों क्वेश्चन में देखिए आप कि आपको ये पता है कि ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32 ग्राम। कितना होता है बताओ, 32 ग्राम पर मोल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में आप देखते हैं, आप क्या समझा आपने कि भाई ऑक्सीजन में तो मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? मैंने यहाँ दिखा थोड़ी कि भाई आप ऑक्सीजन में एटम की बात करोगे, मॉलिक्यूल, तो आप जनरली जो होते हैं वही सोचेंगे। ऑक्सीजन क्या होता है बताओ, मॉलिक्यूल होते हैं। तो आप नंबर ऑफ मोल्स किसके मोल निकालेंगे, आप मॉलिक्यूल के निकालेंगे। मॉलिक्यूल होते हैं तो मॉलिक्यूल के निकालेंगे, एटम होते हैं तो एटम के निकालेंगे। अब हीलियम में मॉलिक्यूल नहीं होते, हीलियम में क्या होते हैं बताओ, एटम, तो आप एटम का जो हो निकालेंगे। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले में मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर आपको बताया कि 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। ऑक्सीजन का मोलर मास 32 है, इसका मतलब वो 1 मोल का मास है। मोलर मास मतलब 1 मोल पार्टिकल का मास। तो 32 ग्राम के बराबर क्या हो गया, 1 मोल। तो 1 ग्राम के बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1/32 मोल। तो 96 के बराबर क्या हो जाएगा, 1/32 इंटू क्या आ जाएगा 96। तो कितना आ जाएगा बताओ, 3। कितने मोल आ गए बताओ, 3। कैसे निकाला देखो आप, हम अब डायरेक्ट फॉर्मूला बनाएंगे। ग्राम क्वांटिटी में मोलर मास से डिवाइड किया, क्या किया बताओ, ग्राम क्वांटिटी अपॉन मोलर मास से अपने डिवाइड किया, और कितने आ गए बताओ, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो फॉर्मूला अपने पास डायरेक्ट आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, इसका और निकालो, उसके बाद देखते हैं इसमें अपन क्या करेंगे। हमको बताया हीलियम का मोलर मास कितना होता है, 4 होता है। तो 4 इक्वल टू कितना आ गया, 1 मोल। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 मोल, ठीक है। तो 16 ग्राम में कितने आ जाएंगे, 1/4 ग्राम में 1 मोल, 1 ग्राम में 1/4, 16 ग्राम में 1/4 इंटू 16, तो कितने आ जाएंगे बताओ, 4 मोल्स। अगेन हमने क्या किया, ग्राम क्वांटिटी को मोलर मास से डिवाइड किया। ग्राम क्वांटिटी अपन मोलर मास क्या आ जाते हैं बताओ, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अपने पास में फॉर्मूला आ गया, मोल्स निकालने का फॉर्मूला आ गया। देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास आ गया है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं दिया तो पार्टिकल जो होते हैं वही आप रखेंगे। अगर पार्टिकल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर मास रख देना, अगर पार्टिकल एटम है तो वहाँ पर एटॉमिक मास रख देना, पार्टिकल फॉर्मूला यूनिट है तो यहाँ पर फॉर्मूला मास रख देना। मेरी बात समझ गए। फिर अलग अलग आपसे पूछता है तो अलग अलग फॉर्मूले देख लेते हैं अपन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, अगर एटम के मोल निकलवाता है तो वही फॉर्मूला आ गया, ग्राम क्वांटिटी अपॉन एटॉमिक मास। ग्राम क्वांटिटी अपॉन क्या आ जाएगा बताओ, एटॉमिक मास। अगर आपसे मॉलिक्यूल के मोल निकालता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, सीधा लिखा अपन, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएगा बताओ, ग्राम क्वांटिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ग्राम क्वांटिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट है, देखो आप, मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, वो कितना आ जाएगा बताओ, ग्राम क्वांटिटी अपॉन फॉर्मूला मास। कितना आ जाएगा ये, ग्राम क्वांटिटी अपॉन फॉर्मूला मास। ग्राम क्वांटिटी अपॉन फॉर्मूला मास। तो आप देख लीजिए, अगर एटम्स के मोल निकलवाता है तो ग्राम क्वांटिटी अपॉन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स के मोल निकलवाता है तो ग्राम क्वांटिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट के मोल्स निकलवाता है तो ग्राम क्वांटिटी अपॉन फॉर्मूला मास। ऐसे अपन अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं। जनरल फॉर्मूला ये वाला होगा, ये वाला क्या हो गया बताओ, जनरल फॉर्मूला हो गया। चलिए ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, एनटीपी और एसटीपी की बात करते हैं। एनटीपी और एसटीपी क्या है उसके बाद हम आगे चलेंगे। एनटीपी एसटीपी ये भी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बार बार टर्म यूज होते हैं। एन का मतलब है नॉर्मल, टी मतलब टेम्परेचर,
और P मतलब प्रेशर। S का मतलब है स्टैंडर्ड, S का मतलब क्या है स्टैंडर्ड, T फॉर टेम्परेचर और P फॉर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर बच्चों किसको बोलते हैं, सुनिए ध्यान से, ये बोलते हैं रूम टेम्परेचर को। कितना बोलते हैं बताओ, रूम टेम्परेचर को। कितना होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर इसको केल्विन में निकालेंगे तो 298 केल्विन। कितना आएगा बताओ, ये 298 केल्विन। नॉर्मल प्रेशर किसको बोलते हैं, ये देखो दोनों यूनिट मैंने बता दिया आपको। नॉर्मल प्रेशर बोलते हैं एक एटमॉस्फेयर प्रेशर को। किसको बोलते हैं बताओ, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर को क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, जो कि अपना एयर का प्रेशर भी होता है, ठीक है। चलिए मैं आपसे कहूंगी भाई यहाँ पे एयर का प्रेशर कितना है, तो आप क्या बताएंगे 1 ATM, तो 1 ATM। अच्छा इसकी और यूनिट आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 1 ATM जो है 1.013 बार के बराबर है। बार भी किसकी यूनिट है बताओ, प्रेशर की यूनिट है। अच्छा ये बराबर है 10 की पावर ऑलमोस्ट 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, और इसी को पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल बच्चों साइंटिस्ट का नाम है, उसके सम्मान में रखा गया है ये यूनिट का नाम। तो प्रेशर की यूनिट 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसको पास्कल अपन बोलते हैं। और ये 760 mmHg मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है 1 ATM, ठीक है। इसी तरह से 760 टोर के बराबर है बच्चों। टोर भी यूनिट किसकी है बताओ, प्रेशर की, जो mmHg के बराबर ही होती है, ठीक है। फिर से बच्चों टोर साइंटिस्ट का नाम है, और mmHg वाली यूनिट को टोर के बराबर रख दिया इन्होंने, ठीक है। चलिए इसी तरह से 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी कह सकते हैं, है ना भाई। 760 मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर में कितना आएगा, 76 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये सब की सब यूनिट किसकी है बताओ, प्रेशर की यूनिट है, और इनके अंदर ये रिलेशन है जो आपको हमेशा याद रखना है। चलिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसको बोलते हैं बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। किसको बोलते हैं बताओ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कितना आएगा बताओ, 273 केल्विन। केल्विन में कितना आ जाएगा ये 273 केल्विन। इसी तरह से स्टैंडर्ड प्रेशर किसको बोलते हैं, 1 बार। 1 बार प्रेशर को बच्चों स्टैंडर्ड प्रेशर बोलते हैं। तो देखो 1 बार और 1 ATM तो लगभग बराबर ही है ना, तो ऑलमोस्ट 1 ATM के बराबर ही रहेगा ये। ऑलमोस्ट क्या रहेगा बताओ, ये 1 ATM के बराबर ही रहेगा। तो 1 बार 1 ATM ऑलमोस्ट बराबर ही है। देखो 1.013 है, तो आप इनको बराबर ही मान सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये देखा आपने कि भाई NTP और STP क्या होते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट जानकारी है गैसेज के बारे में। किसके बारे में है बताओ, गैसेज के बारे में। तो सुनिए वो जानकारी क्या है। देखो गैसेज के बारे में क्या जानकारी है कि कोई भी गैस हो, किसी भी गैस के 1 मोल का NTP और STP पर वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम किसी बताओ NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो 22.7 लीटर आता है, और ये STP पर निकालेंगे तो ये आएगा 22.4 लीटर, ठीक है। लेकिन बच्चों न्यूमेरिकल्स में हमको चाहे तो वो NTP दे चाहे वो STP दे, 1 मोल गैस का वॉल्यूम आपको 22.4 लीटर ही मानना है। न्यूमेरिकल्स में हम क्या मानेंगे, किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर। अब 1 मोल ऑक्सीजन है उसका NTP पर कितना, 22.4 लीटर। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है उसका NTP वॉल्यूम कितना हो गया, 22.4 लीटर। 1 मोल नाइट्रोजन है उसका NTP पर कितना हो गया, 22.4 लीटर। 1 मोल कोई भी गैस हो, भले ही कोई सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करके ही हमने उसको गैस बनाया हो, अगर वो गैस है और 1 मोल आप कह रहे हैं तो उसका NTP पर वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा NTP पर। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर बदलेंगे तो गैस का वॉल्यूम बच्चों बदल जाएगा। तो NTP पर अगर पूछता है या STP पूछता है तो आप कितना मानेंगे बताओ, 22.4 लीटर ही मानेंगे। चलिए ठीक है, अब सुनिए आप, तो 22.4 लीटर में 1 मोल आता है, ठीक है। तो गैस की मोल अपन कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई कुछ मैंने आपको दे दिया कि भाई 44 पॉइंट कुछ भी, चलो और कुछ ले लो आप, जैसे मैं 11.2 लीटर ऑक्सीजन में आपसे पूछ लिया कि भाई मोल्स कितने हैं, है ना, NTP पर। क्या पूछा मैंने आपसे कि भाई NTP पर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन है तो उसमें कितने मोल्स हैं ऑक्सीजन के, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको बताया कि भाई 22.4 लीटर में तो कितना मोल होता है, 1 मोल होता है, गैस कोई भी हो, ठीक है। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 1/22.4, तो 11.2 में कितना हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे बताओ,
2 सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। कैसे निकाला, लीटर में जो वॉल्यूम है उसमें 22.4 से उसको डिवाइड किया, तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला, देखो कंपटीशन में अपने पास टाइम नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे। पूरा आपको फंडामेंटल पूरा सिखाएंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला को अपन बॉक्स में बंद कर देंगे और जब रिवाइज करेंगे तो उन फॉर्मूला को ही अपन ज्यादा उनके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, मतलब वो याद होने चाहिए टिप्स पे। तो क्या आ गया अपने पास में फॉर्मूला, कैसे आया कि वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, तो देखो अब ये आ गया मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या आ गया, वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी। ध्यान रखना एनटीपी पर ही होना चाहिए वरना नहीं आएगा इस फॉर्मूले से। वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी अपॉन 22.4 और आप गैस के मोल्स निकाल लेंगे सीधे इस फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए तो ये अपन देखा कि भाई आज हमने क्या सीखा कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है ना, और उसमें आपने सीखा कि भाई मोलिकुलर मास क्या है ना, फॉर्मूला मास क्या है, ठीक है, और एनटीपी एसटीपी और गैस के मोल्स कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें आपने आज सीखी हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही सीखेंगे और कल इसके बाद में अपन कल सीखेंगे वहां पर कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉ है उनकी अपन अब बात करेंगे, क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट पहले सिखाना जरूरी था क्योंकि उसके अंदर ये चीजें काम आएंगी। थैंक यू।